रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मुसाद और फौजी इंटेलिजेंस के मराकज को लगा है इसराइल में, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीजें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है। इस वीडियो को मैं देख रहा हूं तो ये नाजरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाद का झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर और उसमें अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि इसकी कंफर्मेशन आएगी और बाद में उसकी कंफर्मेशन आई, बाकायदा तस्वीर आई कि अमेरिकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं और वहां जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिसपे उनकी एयरफोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुजवी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा, फौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में यह लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में यह लड़ाई शुरू हुई और यह लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी यह कहा, उनके जर्नैलों ने यह कहा, उनके जितने दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने भी यह बात की और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहां पे ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहां पर जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पर, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर, यह खबर छपी है और खबर यह बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निजाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहां पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहां पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फिजाई दिफाई निजाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखिए, अब खातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है।
चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फलस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहां पे भी मुसलमान है, उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका, और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहां के जो हुक्मरान हैं, ये उनके मामलात हैं और उनके दिफाई मामलात हैं, और ये प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में। तो इसको मजहब का टच दे के पाकिस्तानियों को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। कभी कश्मीरियों का, हमारे मुसलमान बहन भाई ज्यादती हो रही है, हम कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं, 70 साल हो गए सुन सुन के कश्मीर उधर ही है, और इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने खून पसीना अपना पेट काट काट के इतने हथियार बना लिए, कश्मीर का 1 इंच फतह नहीं हुआ। यानी अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचे ना कि आपने पिछले 1 महीने में कितना काम किया और कितना काम है जो आप कर सकते थे, या आपके काम करने से पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। यहां पे लोग घंटे पूरे करने के लिए जाते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे है, वो बलूचिस्तान में एक आदमी 2-2 नौकरियां ली हुई है, 3-3 नौकरियां भी ली हुई है, कि वो 2-2 3-3 तनख्वाहें, घूस तनख्वाहें वसूल करता है। ताल्लुकात लगा के लोग नौकरी ले लेते हैं। पंजाब में ये है, सिंध में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है, हर जगह पे लोग घोस्ट मुलाजिम बने हुए हैं, काम करते नहीं है, तनख्वाहें ले लेते हैं। तो हम नौकरी इसलिए नहीं लेते कि हमने काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। हम नौकरी इसलिए लेते हैं कि हमने महीने के बाद तनख्वाह लेनी है, और हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, हम कौम के लिए काम नहीं करना चाहते, बदकिस्मती से। अब नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज के दिन में अलीमा खानम निकलेंगी मर्दान वाले इलाके में, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, वो एक दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को होश आए, लोग तगड़े हों, और एक मरतबा फिर वो लोग अडियाला के लिए निकले या इस्लामाबाद के लिए निकले, लोग एहतजाज करें दोबारा से। तो अलीमा खानम दोबारा आज कोशिश करेंगी। अभी तक उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, अब देखते हैं कि आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मर्दान के और आसपास के लोग। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी, या एस्टेब्लिशमेंट की भी नजरें सुहेल अफरीदी पे है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है, ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीजें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पे, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहां पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं, ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा, उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वजीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में, सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वजीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वजीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज वो लिखेंगे, या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहां ले गए थे और वहां क्या डिस्कशंस होती रही है। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं, बाज़ जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़ जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीजें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल 5 साल 7 साल, अब ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी, वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी, लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था, ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और जरिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल यह है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफी दावे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमजोर हो गई है। ये उनका दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी सेहत कमजोर हो गई, बल्कि एक सहाफी ने तो यहां तक कहा कि जनाब उनके कोई हाथ कांपते हैं इमरान खान साहब के।
अब ये 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैं अभी आपको यकीन से नहीं कह सकता कि ये खबरें सच है। बाद औक़ात सहाफियों को यकीन दिला दिया जाता है कि जो खबर आपको दी जा रही है वो सच है, और वो सच नहीं होती, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जिनको आप सेकंड ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते उसमें। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आकर आपको ये कहता है कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, मैं हलफ लेकर आपको कहता हूं इमरान खान साहब को फलाना बंदा मिला है और इमरान खान साहब की ये हालत थी। अब आप तस्दीक कैसे करेंगे? आप जेलर से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। इमरान खान साहब की फैमिली से पूछेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो मिले ही नहीं कभी। उनके साथियों से पूछेंगे, वहां भी नहीं पता। आप जेल में घुसने की कोशिश करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुलाकात की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं। आप कुछ भी कर लेंगे, आप इसको रिकन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो बाद औक़ात सहाफियों को ऐसे सोर्सेज खबर देते हैं जिनको अब तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता, फिर वो सोर्सेज से करके वो खबर बाद औक़ात दे देते हैं। इस तरह की खबरें आ रही है जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब की सेहत कितनी खराब है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेहत पहले की निस्बत खराब है। तो अब एक इंतहाई सेहतमंद आदमी, अचानक उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, बाद में उनकी इस किस्म की शिकायत जो है वो अभी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि उनकी फैमिली की और डॉक्टरों की मुलाकातें भी बंद करवा दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और उसके बाद पता चलता है या सहाफी ये क्लेम करते हैं अपने सोर्सेज से कि जनाब अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये बड़े सवालात हैं, इस पे आलमी सतह पे आवाज उठनी चाहिए। उनके बेटे ने भी हाल ही में आवाज उठाई, बहुत सारे और लोग कोशिश कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे इस पे आवाज उठती रहती है, मजीद आवाज उठनी चाहिए। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवानी चाहिए, उनके डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी उनका इलाज करवाना चाहिए। जेल से कब बाहर आना है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को अब कोई जल्दी है जेल से बाहर आने की। जल्दी होती वो आ जाते। जेल का छोटा वाला फाटक तो खुला हुआ है, इमरान खान ने सर झुकाना है, नीचे से बाहर आ जाना है। लेकिन वो कहता है मेरे लिए बड़ा वाला फाटक खोलो, बड़ा दरवाजा। मैं जैसे इज्जत के साथ जेल के अंदर गया था वैसे ही बाहर आऊंगा, पंगा वहीं फंसा हुआ है। तो इमरान खान साहब डील वील करके जल्दी बाहर आने के चक्कर में तो है नहीं, जो बाहर दिखाई देता है। और आखिरी डील की जो कोशिश की गई वो भी उसी तरह की जैसे पहले की गई, और जवाब भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे इमरान खान साहब पहले जवाब देते थे। तो उन्होंने तो अपने रास्ते इमरान खान साहब ने बंद किए हैं। तो बात यह कि आपने जेल में रखना है इमरान खान साहब को, तो कम से कम उनको उनके हकूक देकर जेल में रखे, क्योंकि कल को बाकी लोगों ने भी जेलों में जाना है, फिर ये अपने हकूक मांगेंगे तो क्या इनको जवाब मिलेगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जो आदमी जेल में है उसको उसके हकूक मिले। हकूक सबको मिलने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जलसा करना चाहती है, वो मीनार पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे के बाद आए, उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमने जलसा करना है, उनका बिल्कुल हक है, उनको जलसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी वो जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस सूबे में जहां चाहे जलसा करना, उन्हें जलसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने शिकवा किया कि उनके ऊपर वहां पे कुछ तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और इंतजामिया ने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं जी हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। PMLN को पता नहीं क्यों लगता है कि पंजाब जो है उनके बाप की जागीर है। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि लाहौर के अंदर कोई और जलसा करेगा तो नवाज शरीफ की तौहीन हो जाएगी। यानी अगर नवाज शरीफ लाहौर में जलसा नहीं कर सकता तो इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कसूर है? अगर नवाज शरीफ को लाहौर के लोग पसंद नहीं करते या उनका मजाक उड़ाते हैं तो जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या कसूर है कि वो लाहौर में जलसा ना कर पाए? अगर मीनार पाकिस्तान को नवाज शरीफ और उसका पूरा खानदान मिलकर नहीं भर सकता तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्यों रोकते हैं कि वो भी वहां पे जाके जलसा ना करें? पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दें, वो जाए जाके जलसा करें, देख लेते हैं वहां कितने लोग आते हैं। सिंध से लोग आ जाएंगे, मुल्तान से लोग आ जाएंगे, यहाँ GT रोड से लोग आ जाएंगे, अलग अलग कायदीन बसें भर के लोगों को ले आएंगे। उम्मीद है जब वो पूरे पंजाब का क्राउड इकट्ठा करेंगे लाहौर में तो एक अच्छा जलसा हो जाएगा। तो जब वो एक अच्छा जलसा करेंगे तो इसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनेगा ना, तो बुरी बात तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज अपने आप को अगला वजीर आजम देखती है और बिलावल भी अपने आप को अगला वजीर आजम देखता है। और दोनों के वालिदैन में जो वालिदों में यानी दोनों के बाद एक एक वालिद है, मरियम के वालिद नवाज शरीफ है और बिलावल का आसिफ जरदारी। तो इन दोनों में इस बात की रेस है कौन अपने बच्चे को पहले वजीर आजम बनाता है। और वजीर आजम बनाने के चक्कर में ये दिन रात लगे हुए हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी पर खुशनुदी करते चले जा रहे हैं। जो आजाद कश्मीर का इलेक्शन है उसमें हमने बड़े मजाक देखे, ये दोनों जो मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, रोजाना पेट्रोल महंगा करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम इकट्ठे की, 27वीं आईनी तरमीम इकट्ठे की, हर चीज में इन्होंने पाकिस्तानियों को कुचल कर रख दिया। पेट्रोल की कीमतें इन्होंने मिलकर बढ़ाई, डीजल की कीमतें इन्होंने मिलकर बढ़ाई, महंगाई को इन्होंने मिलकर बढ़ाया, जुल्म और बर्बरियत इन्होंने मिलकर की। तो अब ये एक दूसरे के साथ नोड़ा कुश्ती कर रहे हैं वहां आजाद कश्मीर में और लोगों को साबित कर रहे हैं जनाब हम तो अपोजिशन। हालांकि बिलावल की वहां पे हुकूमत है और नवाज शरीफ की वफाक में हुकूमत है, दोनों लोगों को चूना लगा रहे हैं और दोनों ये कहते हैं जनाब हम तो लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोगों के साथ खड़े हो। आप देखें ना लाहौर जहां इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे एक बारिश ने इनका पोल खोल दिया। अच्छा, बारिश के मामला, ये पानी के मामला, ये नॉर्मली मैं ऐसे जब रिपोर्टिंग करता था तब मैं रिपोर्ट करता था, अब ज्यादा मैं
करता नहीं था। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन ने हमेशा बारिश के ऊपर सियासत की है, लंबे बूट पहन के ये बाप बेटा घुस जाते थे ऐसे उंगली रख के, तो पानी के अंदर खड़े हो जाते थे। फिर मरियम नवाज ने भी बारिश के ऊपर और ये सैलाब के ऊपर और पानियों के ऊपर इसने भी बहुत सियासत की, नवाज शरीफ ने भी की। तो ये खानदान पिछले 50 साल से अपनी सियासत में लाहौर के पानी के ऊपर जो है ना वो एक सियासत अपनी खड़ी करता है। तो फिर इनको वो पानी दिखाना भी पड़ता है, इनको जवाब भी उन्हीं की जबान में मिलता है जो कुछ ये लोगों के साथ करते हैं। फिर इससे पहले हमारे बहुत सारे सहाफी हैं जो बिजली पे, आटे पे, गैस पे, दालों पे, पानी पे, सैलाब पे, बिजली, हर चीज के ऊपर वो बात करते थे, वो अब नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है जो कौम के लिए बड़ा मानी रखती हैं, उन पे अब हमें बात करनी पड़ती है। नाज़रीन, भारत में जेंजी में हर तरह के लोग आ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा को पढ़े लिखे नौजवान है या उनके शऊर का लेवल पाकिस्तानियों से बहुत बुलंद है। कुछ ऐसे इंटरव्यूज आते हैं जिनमें वो बड़ी अच्छी और शानदार बातें करते हैं, लेकिन वहां पे टिकटॉकर्स भी आ रहे हैं, नौजवान आते हैं, फिल्मी डायलॉग्स के ऊपर अपनी वीडियोस बनाते हैं, चले जाते हैं। मजाक करने वाले नौजवान भी आते हैं, रक्स करने वाले नौजवान भी आते हैं, इंजॉय करने वाले नौजवान भी आते हैं, रोला डालने वाले नौजवान भी आते हैं, डंडे खाने वाले भी आते हैं, डंडे और पत्थर मारने वाले भी आते हैं। तो ये जो जेंजी है ना, ये एक मिक्सचर है। आप ये नहीं कर सकते, कोई यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है कि सारे के सारे बड़े बाशऊर होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे, सारे के सारे एक जैसी बात करेंगे, नहीं। ये नौजवान